कक्षा 11 भूगोल, भारत के भूगोल के अंतर्गत आपका चैप्टर नंबर 3 अपवाह तंत्र। तो जैसे आपके देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है आपका निश्चित प्रवाहिकाओं के माध्यम से हो रही जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। प्रवाहिकाओं मतलब जैसे जो है ये क्षेत्र है और यह जो है इस पर्टिकुलर क्षेत्र से जो है जो पानी प्रवाहित हो रहा है, इस जो है वहाँ क्षेत्र को जो है आपका या इस वाहिका के माध्यम से जो जल प्रवाहित होता है उसको हम जो है अपवाह कह रहे हैं। और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। तो एक जो है वाहिकाएं जो है ये है और एक वाहिकाएं ये आ रहा है, एक जो है ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। तो ये जो तमाम प्रकार की जो है वाहिकाएं हैं, इस जो है आपके पूरे इन वाहिकाओं का जो जाल जो है इतने बड़े क्षेत्र में जो है पहला इसको जो है आपका अपवाह तंत्र कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टान की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र का जो अपवाह तंत्र होता है वहाँ के जो है भूवैज्ञानिक समयावधि, किस कालखंड में ये बना है, और चट्टानों की प्रकृति, किस प्रकार की जो है चट्टानें उस क्षेत्र में है, एवं संरचना, स्ट्रक्चर जो है वो आकृति है वो किस प्रकार की है, और ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का क्या है आपका परिणाम है। इसमें आगे लिखा है कि एक नदी विशेष क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, यानी किसी विशेष क्षेत्र से जो है वो आपका अपना जो है जल बहा, अपना उद्गम स्थल से जो है वो जल बहा कर ला रही है, जिसे जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। आगे है एक नदी या उसकी अपवाह। नदियों द्वारा अपवाही क्षेत्र को अपवाह द्रोणी के नाम से जाना जाता है। जो आपकी जो मुख्य जो नदी है और उसकी तमाम प्रकार की जो है सहायक नदियाँ हैं, तो इन जो है एक नदी और उसके मुख्य नदी द्वारा जो है जो अपवाही क्षेत्र है, जो प्रवाही क्षेत्र है उसको अपवाह द्रोणी के नाम से जाना जाता है। आगे इसमें लिखा है कि एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संवर कहते हैं। आपकी एक अपवाह द्रोणी ये है, एक नदी जो है मुख्य नदी ये है और इसकी ये जो है तमाम प्रकार की जो है सहायक नदी, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपकी ये मुख्य नदी है जो कि यहाँ पे से ऑरिजिनेट हो रही, और ये इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। तो इसका जो पूरा जो है जो अपवाही क्षेत्र है उसको हम अपवाह द्रोणी कह रहे हैं। और एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग, यानी एक अपवाह द्रोणी को दूसरे नदी के अपवाह द्रोणी को अलग करने वाली सीमा को जो है जल विभाजक कहते हैं। अब जैसे एक अपवाह द्रोणी ये है, एक अपवाह द्रोणी ये है, एक अपवाह द्रोणी है, तो उसके बीच से बोल दी ये आपका प्रश्रेणी आ गई, आपका ये जो है ये बीच में पर्वत आ गया, और उससे जो है इस नदी और इस नदी के जो है अपवाह क्षेत्र को जो है आपका अलग कर दिया। तो ये आपका जल विभाजक के रूप में आपका जाना जाएगा ये पर्वत।
आगे इसमें लिखा है कि बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदी व नालों के अपवाह्य क्षेत्र को जलसमर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है, जबकि जलसमर का आकार आपका छोटा होता है। जो नदी द्रोणी होगी वो आपकी बड़े आकार की होगी। जो नदी द्रोणी होगी वो आपकी एक जो है बहुत बड़े आकार की होगी। लेकिन जो जलसंभर जो आपका जो क्षेत्र होगा, जिसको हम जलसंभर कह रहे हैं, इसकी तुलना में ये आपका छोटा होगा जलसंभर क्षेत्र। आगे बात की गई है नदी द्रोणी एवं जलसंभर एकता के क्या है, परिचायक है, और इसके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भाग व पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। इससे इन्हें सूक्ष्म, मध्यम और बृहद नियोजन इकाइयों और क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि हम जो भारतीय जो अपवाह तंत्र है, भारतीय अपवाह है, इसको जो है आपका भिन्न भिन्न जो है प्रकार से जो है विभाजित इसको कर सकते हैं या बांटों में। इसमें पहला है समुद्र में जल विसर्जन। तो पहला जो हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर। तो इसमें हम इसको दो भागों में जो है आपका बांट सकते हैं। अरब सागर में और अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, इसको जो है दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। इसके बाद आगे है जल संभर क्षेत्र के आधार पर। जो जल संभर है उसके आकार के आधार पर जो है हम इसको आपका वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें जिनका जो है अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है उनको हम जो है एक वर्ग में रखेंगे। उसके बाद जिसका जो अपवाह क्षेत्र का आकार 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य में है, इसको हम जो है दूसरे वर्ग में रहेंगे, जिसमें जो है 44 नदियाँ हैं। और तीसरा है इसमें जिनका जो है अपवाह क्षेत्र का आकार 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है। तो इस प्रकार हम जो है दूसरा वर्गीकरण इसमें हम ये कह सकते हैं, जो कि जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर जो है अपवाह द्रोणी का हो रहा है। तो इसमें इसने 3 भागों में जो है बांटा हुआ है। आपका ऐसा अपवाह क्षेत्र ऐसे अपवाह क्षेत्र वाली नदियाँ जिनका आकार जो है आपका 20,000 वर्ग किलोमीटर से जो है अधिक है। तो इसको हमने पहले वर्ग में रखा, जिसमें आपकी 14 जो है नदियां हैं भारतीय। जो दूसरा वर्ग था जो कि 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर वाला वर्ग था, यानी जिन नदियों का अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है, इनको हम मध्यम नदियों की श्रेणी में हम उनको रखेंगे। और ऐसी भारत में 44 नदियाँ हैं। इसके बाद जो तीसरा था आपका जिनका जो अपवाह क्षेत्र का जो आकार है वो 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है। तो ऐसी बहुत सारी जो है भारत में छोटी छोटी नदियाँ हैं। तो इस प्रकार जो है एक वर्गीकरण ये था। और आगे फिर नदियों का उद्गम स्रोत के अनुसार जो है हम जो है बांट सकते हैं इनके
अफवाह क्षेत्र को। तो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ, इसमें हम कह सकते हैं आपकी प्रायद्वीपीय भारत से पहले जो है हिमालय से जो है निकलने वाली नदियाँ, और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ। तो इस प्रकार इसको भी हम 2 वर्गों में जो है विभाजित कर सकते हैं। यानी जो तीसरा वर्गीकरण हमने किया उद्गम के प्रकार प्रकृति विशेषता के आधार पर, ठीक है। इसमें हमने 2 वर्गों में कहा, आपका हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और या हिमालयी अफवाह तंत्र वाली हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र वाली नदियाँ। तो ये जो है हमने 3-4 प्रकार से इसको। फिर इसमें आप देख पा रहे हैं भारत के अफवाह तंत्र। तो इसमें लिखा गया कि भारतीय अफवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल हैं। ये 3 बड़ी आकृतिक इकाइयों के उद्विकास प्रक्रिया और वर्षण की प्रकृति व लक्षणों के परिणाम उत्पन्न हुई है। इसमें आगे लिखा गया है हिमालयी अफवाह। इसमें लिखा गया है कि हिमालयी अफवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंध व ब्रह्मपुत्र नदियाँ द्रोणियाँ शामिल है, और यहाँ की नदियाँ बारहमासी है क्योंकि ये बर्फ पिघलने व वर्षा दोनों पर निर्भर है, और ये नदियाँ गहरे महाखंडों से गुजरती है जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखंडों के अतिरिक्त ये नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटियाँ, छिद्रिकाएँ, जलप्रपात भी बनाती है, और ये मैदान में प्रवेश करती है। तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ जैसे समतल घाटियों, गोपुर झीलों, बाढ़ग्रस्त मैदान, गुंफित वाहिकाओं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। और हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा-मेढ़ा है, परंतु मैदानी क्षेत्र में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रकृति पाई जाती है और अपना रास्ता बदलती रहती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए जो है कुख्यात है। यह नदी पर्वतों के ऊपर क्षेत्रों में भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है और इससे नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाता है व परिणाम स्वरूप नदी अपना मार्ग बदल देती है। कोसी नदी ऊपरी पर्वतीय क्षेत्र में इतनी भारी मात्रा में अवसाद क्यों लाती है? क्या आप सोचते हैं कि सामान्यतः नदियों में और विशेष तौर पर कोसी नदी में जल का बहाव व मात्रा एक समान रहती है या घटती बढ़ती रहती है? नदी में कब जल की मात्रा अत्यधिक होती है? बाढ़ के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव क्या है, ये आपको बताना है। अगला इसमें लिखा है हिमालय पर्वतीय अफवाह तंत्र का विकास। इसमें लिखा है हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि महायोशीन कल्प में लगभग जो है 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी, जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्मा कहा गया है, हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती थी। यानी पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो है बहती थी और अंत में निचले बंगाल के पास सिंध की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित करती थी। इसके बाद इसमें लिखा है शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, इनका सरोवरी उद्गम और इनका जलोढ़ निक्षेप से बना होना, जिसमें रेत, मृत्तिका, चिकनी मिट्टी, गोलास्म और कालगोमनट शामिल है, इस धारणा की पुष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कालांतर में इंडो ब्रह्मा नदी 3 मुख्य अफवाह तंत्रों में बंट गई है। पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियाँ,
दूसरा है मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली की सहायक नदियाँ, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र का भाग व हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियाँ। विशाल नदी का इस तरह विभाजन समतः प्लेस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में वो पोटवार पठार दिल्ली रिज के उत्थान के कारण यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अफवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। इसी प्रकार मध्य प्लास्टोसीन काल में राजस्थान पहाड़ियों और मेघालय पठार के मध्य मालदा गैप का, ये प्रायद्वीपीय भारत है और ये मेघालय का पठार है। तो जो ये बीच का क्षेत्र है इसको कहते हैं मालदा गैप, जैसे जो है गंगा नदी नीचे आती है। मध्य मालदा गैप का अधोक्षेपण हुआ जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिग्परिवर्तन हुआ और वे बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हुई। अब इसमें आगे है हिमालय अफवाह तंत्र की नदियाँ। हिमालयी अफवाह में अनेक नदी तंत्र हैं, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख है। इसमें पहला है सिंध नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो तीन नदी तंत्र इसके अंतर्गत है। आपका हिमालय में तीन आपका नदी तंत्र है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी तंत्र। उनमें हम जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले ये देख लीजिए मुख्य अफवाह प्रतिरूप। तो जो है जब नदियाँ बहती है तो अनेक प्रकार के प्रतिरूपों का जो है निर्माण करती है। इसमें पहला है आपका जो लिखा है, जो अफवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुभव उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है मुख्य नदी निकल रही है और इसमें जो है ये तमाम प्रकार की जो है सहायक नदियाँ जो है आपका आ रही है। तो ये जो है वृक्ष के नुमा जो है प्रतिरूप का निर्माण कर रही है, इसको हम वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। अगला जो प्रतिरूप है ये बोला है कि जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है तो इसे हम जो है बहती है तो इसे अरीय प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, तो अरीय प्रतिरूप जैसे ये आपका पर्वत है और इस टॉप से कोई नदी निकल रही तो इधर भी बह रही है, इधर भी जो बह रही है, इधर भी बह रही है, ऊपर की तरफ भी बह रही है। ठीक है, तो जैसे भारत में जो है अमरकंटक की जो है आपकी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इन पहाड़ियों से जो है नदियाँ निकलती है, तो कुछ नदी इधर आती है, कुछ नदी इधर बहती है आपकी, कुछ नदी ऊपर की तरफ बहती है, कुछ नदी इधर की तरफ बहती है। तो अमरकंटक वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है ऐसा प्रतिरूप देखने को मिलता है। फिर जो अगला प्रतिरूप है वह है आपका ये कह रहा है कि जालीनुमा प्रतिरूप। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती है, मतलब ये मुख्य नदियाँ हैं और ये एक दूसरी मुख्य नदी है। ये कह रहा है कि एक दूसरे की क्या बह रही है, ये समानांतर बह रही है तथा सहायक नदियाँ समकोण पर मिलती है। तो ऐसे प्रतिरूप को अब जैसे जो इसकी सहायक है ये जो है आपका यहाँ से एक ब्रांच से निकल के आ गई और नीचे जो है आ गई, या एक नदी इधर से आ गई यहाँ पे जो है मिल गई, और एक जब जो है ये समानांतर बह रही थोड़ा मार्ग किसी जलधारा का अवरुद्ध हो गया तो ये काट करके इसमें आ जाएगी। तो इसी प्रकार जो है सपोजली एक नदी फिर ये बह रही है और इसका जल भी जो है आपका एक धारा इसमें आ रहा है, यहाँ पर से एक धारा जो है इस पे आ रहा है, तो आपका एक जाली का जो है आकृति बन रही है जिसको हम जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप कहते हैं। अगला इसमें दिया है कि जब सभी
दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है, तो ऐसे अफवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। जैसे कोई जो है बड़ी झील है और इस झील में जो है आपका यहाँ से भी नदी आ रही है, यहाँ से भी नदी आ रही है, इसमें ये नदी निकली, ये इसमें आई, यहाँ से ये नदी निकली और इसमें बही। तो इस प्रकार जो है अगर कोई क्षेत्र होगा जहाँ जो है चारों दिशाओं से जो है नदी एक जगह आ रही है या एक ही क्षेत्र में आ रही है चारों तरफ से, तो ऐसे प्रतिरूप को आपका अभिकेंद्रीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता था। तो अब मिलता है आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए धन्यवाद।